कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.b डिस्कस किए। ठीक है, तो 1.b मेरी तरफ से तो ख़त्म है। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन बताने लायक थे वो सारे हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नया एक एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो 1.c है। ठीक है, 1.c। इस एक्सरसाइज में क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कैसे है अपरिमेय संख्या, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, विरोधाभास से। ठीक है, हम इसका उल्टा ही मान लेंगे जो हमारा √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर √3 हमारा परिमेय संख्या है, जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम मान लेंगे क्या, इसका उल्टा, इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, विरोधाभास। हम मान लेंगे कि माना, इसका उल्टा मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या, √3 = p/q। ठीक है, √3 = p/q लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये p/q के फॉर्म का ही होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और जहाँ q जो है हमारा ≠ 0 है। अब फिर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि √3 q √3 = p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p² = 3q²। p² = 3q²। तो इसका क्या मतलब है कि जो p² है वो 3q² के बराबर है, मतलब p² का एक गुणनखंड 3 है। ठीक है, एक गुणनखंड क्या है, 3 है। एक गुणनखंड जो है इसका 3 है, क्योंकि इसके p² = 3 × q² लिख सकते हैं। तो p² बराबर है 3q² के। तो इसका क्या मतलब कि p में जो है p² जो है 3 जो है p² का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि p² 3 लिखेंगे, 3 जो है 3p² का एक गुणनखंड है। ठीक है, इससे क्या है कि जो 3 है, जो ये 3 है p² का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे ये लिख सकते हैं, तो q² = p²/3। इसका क्या मतलब है कि जो p² वो 3 से डिविजिबल है, 3 से इसमें भाग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 3 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तभी नहीं 3 से भाग जा रहा है। जैसे हम 10 को 5 से भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, 2 × 5/5। तो 5 कट्टा, तो इसका क्या मतलब होता है कि 5 जो है इस 10 का एक गुणनखंड है, तभी ये भाग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, 3 जो है p² का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि भाग इसमें जा रहा है। तो अगर जब p² का 3 गुणनखंड है तो p का भी 3 एक गुणनखंड होगा, तथा 3 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, कोई नंबर का स्क्वायर अगर इस 3 से डिविजिबल है तो जो वो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 9 का स्क्वायर अगर देखें तो ये 81 है,
तो ये भी 3 से डिविजिबल है जो इसका स्क्वायर है, और 9 खुद भी 3 से डिविजिबल है। तो अगर मतलब कोई संख्या जो है अगर किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो जो है उस संख्या को भी डिवाइड करेगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये गुणनखंड है तो हम लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर या p इज इक्वल टू 3r, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि p जो है 3 का गुणनखंड है। तो यहाँ ये हो सकता है इसकी वैल्यू 1 हो 2 कुछ भी हो सकती है, तो p को हम ऐसा लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3r टाइप का। अब फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। अब इससे क्या होगा, जब हम p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, p स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ देखते हैं, अब p अभी ये इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड, तब इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9r स्क्वायर और बराबर 3q स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको अगर इक्वेशन 3 मान लें तो इक्वेशन 3 से क्या पता चल रहा है कि जो q स्क्वायर का भी 3 जो है q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 3 से जो 3 है वो q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, ठीक है। 3 जो है q स्क्वायर का भी गुणनखंड है, तो तथा यह इसलिए इसलिए 3 जो है q का भी एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अगर अब ठीक है, अब जब p का भी एक फैक्टर 3 है, एक गुणनखंड 3 है, और q का भी एक फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो p बाई क्यू है, जो √3 बराबर p बाई क्यू माने हैं, तो क्या हो गया, एक जो है परिमेय संख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी 3 मिल रहा है कॉमन, ठीक है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म का है, लेकिन जबकि हम जानते हैं कि जो हमारा √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से जो हम माने हैं क्या है कि जो हमारा माना गया है वो जो तथ्य है वो क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कभी आनी नहीं चाहिए, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है, तो हमारा जो माना गया जो तथ्य है वो विरोधाभास है। अतः समीकरण 1, 2, 3 से हमारा माना गया जो तथ्य है विरोधाभास है, ठीक है, क्योंकि जब हम बताए हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और जब हम इसको परिमेय संख्या मान लिए तो दिख रहा है कि √3 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 3 मिल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 हमारा अपरिमेय संख्या है, जो हम माने हैं वो विरोधाभास है, ठीक है। इस वजह से जो √3 होगा विरोधाभास है, तो √3 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसे करेंगे, हम पहले लिखेंगे क्या दिया है, क्या कि अपरिमेय इसको दिखाना है, ठीक है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √3 क्या है, परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म का लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो p इज इक्वल टू आ गया q√3। ठीक है, अब फिर दोनों बच्चों का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर आ गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो p स्क्वायर में 3 एक ऐसा फैक्टर है p स्क्वायर का जो p स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर में 3 लिख सकते हैं, और जब बटा 3 है तो इसमें डिवाइड जाएगा, तो अतः जो 3 है वो p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और जब कोई संख्या जो है स्क्वायर को डिवाइड करती है तो उस संख्या को भी वो डिवाइड करेगी, तो 3 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा। अब फिर क्या किए, अब जब ये गुणनखंड होगा तो p को इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 इंटू आर टाइप का होगा कुछ, जहाँ r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो p जो है 3r टाइप का हो सकता है। और फिर जब इसका स्क्वायर किया तो p स्क्वायर बराबर 9r स्क्वायर हो गया। अब 1 और 2 से क्या किए, जो है p स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 9r स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और ये q स्क्वायर इसी तरह है 3q स्क्वायर, और यहाँ से 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जो q स्क्वायर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, जो 3 है वो q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, इसलिए 3 जो है q का भी एक गुणनखंड होगा। अब जब हम माने हैं जो √3 एक परिमेय संख्या है, तो वो तो इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √3 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारा माना गया जो तथ्य वो क्या है, विरोधाभास है, इसका उल्टा होता है। √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या, इससे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हाँ, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिखाना सीख लिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पिछले बार की तरह ही करेंगे। अगर ये, अब हम क्या मानेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, माना 3√2 एक, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सॉरी, मान लेंगे कि 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख क्या सकते हैं कि 3√2 इज इक्वल टू a/b, p/q, x/y, कुछ भी लिख दें। ठीक है, a/b के रूप का होगा। ठीक है, और जहाँ b जो है नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू a/3b, ये वाला 3 इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारा a/3b है, a/3b क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तभी ना परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आएगा। तो a/3b है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसको 1 मान लें। तो समीकरण 1 से a/3b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह है a/3b है वो एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यह तथा तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमारा माना गया वो जो तथ्य है वो क्या है, वो विरोधाभास है। लेकिन लिखते या हम जानते हैं, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमारा माना गया तथ्य वो क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारा माना गया तथ्य विरोधाभासी
भास है। ठीक है, जो हमारा माना के तथ्य है वो विरोधाभास है, तो √2 क्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या कह रहा था। ये कह रहा था कि √3 जो है अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूव करना था। तो हम क्या किए, इसका उल्टा मान लिए, अपरिमेय बोला है तो परिमेय मान लिया। 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 3√2 को क्या लिख सकते हैं, a/b। तो ये 3 को इसके नीचे भेज दिया, तो √2 बराबर a/3b। अब a/अगर 3b को देखें तो ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा इसको। लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा √2 है वो अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हमारा जो माना गया तथ्य विरोधाभास है, इसलिए जो है 3√2 क्या होगा, एक 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, किसी भी हम अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या गुणा करें या जोड़े तो ये अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, तो इसलिए 3√2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिखाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम मेथड, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या तो 5 - √3 बराबर x/y लिख सकते हैं। ठीक है, या p/q कुछ भी लिख ले, p/q लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दें और इसको इधर, तो हम लिख सकते हैं क्या, 5 - p/q = √3, ये लिख सकते हैं। क्या किए, √3 को इधर भेजे और इसको इधर ला दिए, तो √3 = 5 - p/q। अब ये वाला जो नंबर है 5 - p/q, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 हमारा परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। तो जो हमारा 5 - p/q जो है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारा 5 - p/q है वो एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए जो है √3 को भी क्या होना पड़ेगा, परिमेय संख्या होना पड़ेगा। इसलिए √3 को भी एक परिमेय संख्या होना होगा। ठीक है, होना होगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहला प्रूफ यही का था, अपरिमेय संख्या होती है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए जो हमारा माना गया तथ्य क्या है, वो विरोधाभास है, क्योंकि ये अगर परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और ये रेशनल नंबर है, तो इस वजह से जो हम लोग माने वो गलत है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा माना गया विरोधाभास है। ठीक है, हमारा जो तथ्य है वो विरोधाभास है, तो इसलिए हमारा जो 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि √5 और -√3। ठीक है, √5 - √3 को हमें क्या दिखाना है,
परिमेय संख्या दिखाना है, ठीक है। किस संख्या को? √5 माइनस √3 को। सेम मेथड है, कोई अलग कुछ करना नहीं है, ठीक है। मान लेंगे, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लेंगे क्या कि ये इसका उल्टा मान लेते हैं। अगर ये अपरिमेय दिया है तो परिमेय मान लिए। अब जब ये परिमेय मान लिए, जब ये रैशनल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। √5 माइनस √3 इज इक्वल टू p/q, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि जो √3 है माइनस √3 इसको इधर भेज देंगे, तो लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू p/q और प्लस √3, ठीक है। ये वाला माइनस √3 जो है इधर चला गया, ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर ये हो गया, और बराबर p/q और प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह, ठीक है, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2ab, तो 2 इंटू p/q a हो गया और b की जगह पे √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा रूट वाला जो टर्म है जिसमें रूट है उसको एक साइड और बिना रूट वाले को और सबको एक साइड करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2p/q और इंटू √3, ये है, ये वाला टर्म हम इधर लिखे, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इन दोनों टर्म को इधर ला रहे हैं, तो 5 माइनस 3 और माइनस p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो है इसी तरह है, ठीक है, और इन दोनों टर्म को इस साइड भेजे हैं, तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस p स्क्वायर पे q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होगा, यहाँ हो गया 2p/q और इंटू √3 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 और माइनस p स्क्वायर बटे q स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, √3 को इधर ही रहने देंगे और इसको क्या भेज देंगे नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये √3 इज इक्वल टू q अपॉन 2p, ठीक है। जैसे उल्टा हो जाएगा, ये q इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके नीचे आएगा, तो q अपॉन 2p और यहाँ क्या बचा 2 माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, इससे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा p/q हम माने हैं कि जो है p/q क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या, तो ये पूरा नंबर जो होगा हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो q/2p 2 माइनस p स्क्वायर बाई q स्क्वायर एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और जब ये परिमेय संख्या होगी तो √3 भी परिमेय संख्या होगा, तो √3 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। √3 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि √3 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास
विरोधाभास से जो हमारा √5 और -√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या किए हम लोग, √5 -√3 को हमको अपरिमेय दिखाना था, तो परिमेय मान लिए p/q के, फिर √3 को इधर भेज दिए, फिर दोनों बच्चों का स्क्वायर किए। ठीक है, दोनों बच्चों का स्क्वायर किए तो √5 का स्क्वायर 5 और ये a + b के एक्सप्रेशन को ओपन कर दिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा p² / q² + 3 + 2p/q × √3। ठीक है, और फिर क्या किए, रूट वाले को एक साइड और बिना रूट वाले को एक साइड किए। रूट इस वाले टर्म था, इसको एक साइड, और इन दोनों टर्म को इधर भेज दिए, तो 5 - 3 - p² / q²। अब ये इसी तरह है। ठीक है, और इसमें से जब 5 में 3 गया 2 और -p² / q²। अब क्या किए, इसको जो है इस इधर ला दिए, तो ये q इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2p इसके नीचे में आ जाएगा, q/2p 2 - p² / q²। अब जब p/q जो है हमारा रैशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √3 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमारा जो माना गया तथ्य है वो गलत है। इस वजह से क्या होगा कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, सिद्ध कीजिए कि 7 जो है किसी परिमेय संख्या का घन नहीं है। घन मतलब क्यूब। ठीक है, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो इस 3 का क्यूब 27 होता है। तो ये क्या करें कि 7 एक ऐसा कोई परिमेय संख्या है होगी जो इसका क्यूब नहीं है। ठीक है, मतलब 7 जो किसी भी परिमेय संख्या का क्यूब नहीं है, घन नहीं, ये हमें दिखाना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 7 किसी भी परिमेय संख्या का घन नहीं है। तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो जिसका क्यूब 7 के इक्वल है। ठीक है, क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना p/q, ठीक है, p/q एक परिमेय संख्या है जो, ठीक है, p/q एक परिमेय संख्या है जो कैसा है, ये लिख सकते हैं कि जब ये p/q एक ऐसा परिमेय संख्या है जो जिसका क्यूब p/q का क्यूब जो है वो 7 के इक्वल है। ठीक है, हम मान लेंगे इसका उल्टा कि p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है जो जिसका क्यूब जो है 7 के इक्वल है, 7 के इक्वल है। इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, और जब मान लेंगे, ठीक है, अब क्या हम लोग जानते हैं कि जो 1 का क्यूब है वो क्या होता है 1 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो मतलब जो p/q का मान है वो इसके और इसके बीच में ही होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि 7 जो है 1 और 8 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसका जो क्यूब है 7 का, जो मतलब इसका कौन सा नंबर होगा जिसका क्यूब 7 होगा, तो वो 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो p/q कैसा होगा, जो p/q है वो 2 से तो छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 आ जा रहा है, लेकिन हमें 7 ही डालना है, तो इससे तो छोटा इसकी वैल्यू होगी, लेकिन 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी। समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिख रहे हैं कि जो p/q है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि 1 का क्यूब जो होता है वो 1 होता है और 2 का क्यूब 8, तो जो p/q है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, 2 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी। ठीक है, इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि जो हमारा ये यहाँ पे लिखेंगे कि जो लिखेंगे 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 तथा जो 2 का क्यूब है वो 8 होता है। तो अतः जो हमारा p/q है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक हमें ऐसा कोई पूर्णांक मिलेगा 1 और 2 के बीच में क्या होगा, कोई एक ऐसा पूर्णांक मिलेगा जिसकी वैल्यू p/q के इक्वल होगी। तो 1 व 2 के बीच p/q जो है p/q 1 व 2 के बीच
कोई पूर्णांक होगा, ठीक है, कोई पूर्णांक होगा। अब हम अगर मान लें कि Q जो है, मान लेते हैं कि Q जो है, Q को अगर 1 ले लेते हैं, ठीक है, Q को क्या लेते हैं 1, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि P की जो वैल्यू है वो 1 से जो है बड़ी और 2 से छोटी, लेकिन 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, जो है जिसका क्यूब 7 के इक्वल हो। लेकिन 1 व 2 के बीच ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है 1 और 2 के बीच जिसका क्यूब करने पे 7 आए, ठीक है, ठीक। अब जब हम माने हैं तो इसको क्या, जब हम इसको ओपन करें तो ये लिख सकते हैं कि पी क्यूब इज इक्वल अपॉन क्यू क्यूब इज इक्वल टू 7, ठीक है, और पी बाई क्यू जो है में जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, पी बाई क्यू में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये क्या देगा, यहाँ लिख सकते हैं पी क्यूब, ठीक है, बराबर यहाँ क्यू और यहाँ 7 क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है कि दोनों पक्षों में जब क्यू स्क्वायर से जब गुणा करेंगे, ठीक है, जब क्यू स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो यहाँ जब क्यू स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्यू स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, यहाँ क्यू बचेगा और ये 7 क्यू स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्यू स्क्वायर से गुणा किए हैं तो ये आ गया। अब जब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन नहीं है, मतलब दोनों की कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, लेकिन यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्यू ऐसा नंबर मिल रहा है कि पी को डिवाइड करेगा पी क्यूब को, ठीक है, अगर ये इसके अपॉन में है तो इसका क्या मतलब है कि क्यू ऐसा कोई नंबर है जो पी को डिवाइड करेगा। इसको मान लेते हैं 1 और इसको सेकेंड, ठीक है, तो समीकरण 2 से क्यू ऐसा पूर्णांक है जो क्या है, पी क्यूब को पी क्यूब का गुणनखंड है, ठीक है। और जब ये गुणनखंड है तो क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर मिल गया, तो हम पहले ही मान चुके हैं कि जो पी बाई क्यू, पी और क्यू है दोनों अलग अलग नंबर है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से क्या हम कहेंगे कि जो पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब नॉट इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम क्या अतः हमारा जो माना गया तथ्य है वो विरोधाभास है, क्योंकि हम माने हैं कि ये इसके बराबर है, ठीक है, जब बराबर माने हैं और यहाँ तो देख रहे हैं कि बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा माना गया तथ्य क्या है, विरोधाभास है, इस वजह से जो 7 है वो किसी का भी क्यूब नहीं है। विरोधाभास से जो है 7 किसी भी परिमेय संख्या का घन नहीं है, ठीक है। क्या किए हैं, 7 को हमें दिखाना था कि वो जो है 7 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी घन नहीं है, किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है, तो हम इसका उल्टा मान लिए कि पी बाई क्यू एक ऐसा परिमेय संख्या है जिसका क्यूब जो है 7 के इक्वल है, जिसका घन जो है 7 के इक्वल है, ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 के इक्वल होता है और 2 का क्यूब 8 के इक्वल होता है, तो जो पी बाई क्यू होगा उसका मान क्या हो सकता है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा, ठीक है, और हम पी बाई क्यू को ऐसा माने हैं इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम ऐसा पी बाई क्यू माने हैं, ठीक है,
लिख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि पी बाई क्यू एक ऐसे पूर्णांक है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस वाले से क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पी बाई क्यू हो 1 और 2 के बीच में कोई ऐसा पूर्णांक होगा। ठीक है, अगर क्यू को 1 मान लें तो 1 और 2 के बीच ऐसा कोई पूर्णांक नहीं मिलेगा जिसका क्यूब जो है 7 के इक्वल हो। ठीक है, इससे पता चल जा रहा है। अब क्या किए, अब इस वाले को क्या किए, पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इक्वल टू 7। अब यहाँ क्या किए, जब 7 यहाँ क्यू स्क्वायर से जब दोनों पक्षों में गुणा किए तो यहाँ पी क्यू अपॉन क्यू हो गया और बराबर 7 क्यू स्क्वायर। अब हम माने थे कि जो हमारा पी बाई क्यू है उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है, यहाँ क्यू ऐसा पूर्णांक मिल जा रहा है जो पी क्यूब को डिवाइड कर दे रहा है। अगर पी क्यूब को डिवाइड करे तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पी क्यू ऐसा एक गुणनखंड मिल गया, लेकिन हम माने थे कि ऐसा कोई गुणनखंड है नहीं जो पी और क्यू को डिवाइड करे। तो हमारा जो माना क्या था वो क्या था, विरोधाभास था। मतलब पी क्यूब बाई क्यू को 7 क्यू के स्क्वायर के इक्वल नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम दिखाएंगे कि जो 7 है वो किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज खत्म होता है। ठीक है, इसके आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में हमें बताएं कि हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।